सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं आज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? जैसे गॉस थ्योरम है, सेम वैसे ही यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ है। सर्किटल लॉ का मतलब होता है कि एक वक्र में, तो हम बात करें कि इस नियम के अनुसार, देखो लिखा गया है, समझना, इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, नोट द पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र के संपूर्ण पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा के कुल बीजगणितीय योग म्यू नॉट गुणा होता है। मतलब कि हम अगर बात करें यहाँ पर कि जो यहाँ पर हमारा कि जो मैग्नेटिक, या हम बोलें कि मैग्नेटिक फील्ड जो B है, इसका रेखीय समाकलन B इंटू DL, DL क्यों लिख रहे हैं? एक छोटे से लेंथ के लिए रेखीय समाकलन इज इक्वल टू जो म्यू है, म्यू नॉट, वो म्यू नॉट कुल उसमें उपस्थित या कुल प्रवाहित होने वाली धाराओं का गुणनफल, यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ कहलाता है। समझिएगा यहां पर कि अगर हम बात करें कि क्लोज इंटीग्रल हम किए हैं, क्लोज इंटीग्रल, ये क्लोज इंटीग्रल का साइन होता है कि बंद वक्र का समाकलन उसके चुंबकीय क्षेत्र, या हम बोले कि उसके रैखिक चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन किया जाए और जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है वो कुल धारा म्यू नॉट गुना हो जाए, यही एम्पियर सर्किटल लॉ है। आइए अगर हम देखें तो ये देखो, इसमें धाराएं हमने रखा है I1, I2 और I3। हम पिछले टर्म पे बताए हुए हैं कि ये जो बिंदी वाला का मतलब होता है कि बाहर की तरफ, और क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ धारा और बाहर की तरफ धारा, मतलब कि यहाँ पर धाराएं भिन्न हैं। तो हमने कहा कि जो अंदर उपस्थित है धारा, मतलब कि इस सर्किट के अंदर उपस्थित या इस वक्र के अंदर उपस्थित धाराओं का बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग म्यू नॉट गुणा होता है। तो यहाँ पर देखो सबका बीजगणितीय योग कर लो, तो हम कह रहे हैं I1 प्लस I2 क्योंकि सेम है, और यहां से निकल रही है तो I3 माइनस I3। तो ये अब जो हमने समेशन ऑफ I रखा था कि कुल बीजगणितीय धारा, मतलब कुल धाराओं का बीजगणितीय योग म्यू नॉट गुणा होगा, तो म्यू नॉट को वही रहने देंगे और I को जो धारा है इस वक्र में धारा, उसको खोलकर लिख देंगे। तो यहां पर ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्लियर होता है। अब इस पे रही बात कि इस पे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अगर हम बात करें B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H होता है, H चुंबकन क्षेत्र। अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या इसको रख सकते हैं B के जगह पे, तो हमने कहा ठीक है रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो B के जगह रख दिया म्यू नॉट H इंटू DL इज इक्वल टू म्यू नॉट और समेशन ऑफ I। हमने कहा अगर म्यू नॉट अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो क्लोज इंटीग्रल H इंटू DL आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए कि अगर उस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो अगर हम बात करें तो यहां पर लिखिए, दिया हुआ है कि B क्लोज इंटीग्रल DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये तो हमारा क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब हमने कहा कि जो क्लोज इंटीग्रल DL है, ये क्लोज इंटीग्रल DL मतलब कि जो लेंथ का इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 पाई r लिखते हैं, बात समझ रही है। और एक वक्र है ना बाबू, तो हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपान 2 पाई r। अब यहां पर अगर हम बात करें कि जो यहां पर निकल के आया, क्या ऊपर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि म्यू नॉट B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I अपान r, और ये हो जाएगा अनंत लंबाई तार चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां से इस चीज को हम निकाल लेंगे, और ये याद रखिए ये किसका डेरिवेशन है कि अनंत लंबाई तार चालक से r दूरी पर, ये देखो अनंत लंबाई चालक तार से r दूरी पर, किसी r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इससे हम यहां पर निकाल लेंगे। अब यहां से एक और हमारे पास डेरिवेशन है, ये लेंदी डेरिवेशन होता है, परंतु इसको आप देखिएगा, समझिए। कह रहा है कि एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर बात की जाए कि एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लो ये पॉइंट मेरा कोई, ये पॉइंट मेरा P है, ठीक है, और ये इसका सेंटर बिंदु O लिख दे रहे हैं। तो O से P पर, या हम बोले कि ये चालक तार
ये एक परिसीमित, ये बोलो ये हम बात करें कि ये सीमित है, ठीक है ना, ये अनंत नहीं है। तो एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें धारा I बह रही है, हमने कहा R दूरी पर बिंदु P है, तो यहां से एक क्रॉस सेक्शन ले लो, और ये क्रॉस सेक्शन ले लो तुम, हम कह रहे हैं बाबू यहां से x और y ले लो, ठीक है, और ये x और y की डिस्टेंस जो छोटी सी है, ये पूरे यल लेंथ की लंबाई की ये तार थी, और इसका अगर छोटा सा अगर सेक्शन लोगे तो ये dl हो जाएगा, छोटी सी लंबाई हो जाएगी। हमने कहा x और y, यहां पर देखो हमने कहा कि इसका जो कोण है वो फाई, हमने कहा इसको हमने कहा फाई 1 कह दो और इसको फाई 2 कह दो, या थीटा 1 कहना है तो थीटा 1 कह दो या थीटा 2 कह दो, ये कोण डी फाई है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर बायो-सेवर्ट के नियम से लगाकर देखा जाए तो यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो निकल के आएगी B = μ0I 4πd। अब यहां पर यदि आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो B = μ0/4πd, क्योंकि ये डिस्टेंस D पर है ना, D दूरी पर है, और D दूरी पर आपको देखा जाए तो ये D दूरी पर इस चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो B = μ0/4πd, और ये हो जाएगा बाबू साइन फाई 1, यदि अगर फाई 1 लेके चल रहे हो तो, प्लस साइन फाई 2। और इस प्रकार इस चालक तार के कारण किसी भी जनरल मतलब किसी भी पॉइंट बिंदु P पर आप निकाल सकते हो। ये किसी भी बिंदु P पर निकालने के साथ साथ हमने ये पूरे चालक तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो लिखा है। तो इस B का मतलब क्या है कि संपूर्ण चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम कहें कि अनंत लंबाई की तार ले लें तो अनंत लंबाई की तार लेने के लिए फॉर्मूला वही जो अभी ऊपर निकाले हैं, B = μ0I/4πd और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। अब यहां पर जो थीटा 1 है या जो फाई 1 है, अगर हम बात करें कि अनंत के लिए बात करते हैं तो ये लिया जाता है और ये कोण लिया जाता है ये π/2, मतलब कि 90 डिग्री, 180/2, मतलब कि 90 डिग्री का ये लेता है, 90 डिग्री ये, तो साइन 90 प्लस साइन 90, ये यहां पर साइन 90 प्लस साइन 90 हो जाएगा 2, और यहां पर 1 1 होता है तो 2 हो जाएगा, यहां पर μ0 2I/4πd। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से ये काट सकते हो तो लिख सकते हो B = μ0/2πd × I, ठीक है। आओ ऊपर मिलाते हैं, देखो यहां पर ये जो निकाल के अभी हम आ रहे हैं ये क्या है, अनंत लंबाई तार। किससे निकाला है हमने, एम्पियर सर्किटल लॉ से, याद रखिएगा। ये जो हमने निकाला है ये है एम्पियर सर्किटल लॉ से, और ये हमने पूरा डेरिवेशन से इसको रख के निकाला है, तो दोनों का रिजल्ट सेम है, ठीक है। चलिए अब अगर हम कहें कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यदि हम देखें तो देखो यहां पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बाबू। ये धारा ऐसे जा रही है और धारा ऐसे निकल जा रही है, ठीक है। ये बीच में यहां पर ये बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, ये खाली जगह है, बस ये वाला तार, ये तार नहीं है, ठीक है, समझिए। अब देखो यहां पर ये बायो-सेवर्ट का नियम अगर अप्लाई करें तो बायो-सेवर्ट के नियम को अप्लाई करने के बाद बायो-सेवर्ट का नियम होता क्या है, B = μ0/4π आइडियल sin θ/r²। तो हमने कहा sin θ जो है वो यहां पर ये जो sin θ है वो आइडियल के बीच में, या हम कहें कि यहां पर इसकी जो sin θ है, θ कितना है 90 डिग्री का, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहां पर 90 डिग्री के लिए हमने sin 90 = 1 कर लिया। dB = हो जाएगा μ0/4π IDL/r²। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें कि संपूर्ण के लिए, तो संपूर्ण कुंडली के लिए आप यहां पर इंटीग्रेट कर दोगे और इंटीग्रेट करके आप आसानी से लिख लोगे। तो ये देखो इंटीग्रेट करने के लिए ये तो हम उस छोटे से सेगमेंट डीएल के लिए यहां पर
इस डीएल के कारण इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देख रहे थे। अब संपूर्ण के लिए देखा जाए तो संपूर्ण के लिए हम इंटीग्रेट कर दिए डीबी को, और यहाँ पर डीबी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेंगे μ0/4 और ये हो जाएगा I/r² इंटीग्रेट हो जाएगा डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन आप जानते हो बाबू, डीएल का इंटीग्रेशन होता है 2πr। अब यदि अगर हम रख दें 2πr तो हम रखेंगे μ0/4 I/r², ये 2 × 2πr। अब ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो आप देखिए कि ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो निकल के आ रही है B = μ0/। अब ये 2π से एक पाई कैंसिल हो चुका है, और 2 से 2 दूनी 4 तो 2r, और यहां पर i तो i रहेगा ही। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है B = μ0I/2r, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ये छोटे छोटे डेरिवेशन है, परंतु आपको याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो आप क्लियरली कर ले जाएं ताकि, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो अक्ष पर ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, इसके अक्ष पर कहीं यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो दोनों तरफ से ले लो, तो हमने कहा कि दोनों का सेगमेंट ये बीच से जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे DBA है, तो DB1 बोला, और यहां पर इसके लिए DB2 बोला, और इसका कंपोनेंट तोड़े तो ये देखो एक डायरेक्शन y डायरेक्शन में इसका cos थीटा टूटा, क्योंकि ये थीटा इधर है, cos थीटा इधर टूटेगा, और sin थीटा इधर और थीटा इधर, तो थीटा dB cos थीटा इधर टूटा। तो यहां पर देखो cos थीटा इक्वल होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके वजह से होगा कि DB1 sin थीटा प्लस DB2 sin थीटा। तो यहां पर हमने लिख रखा है, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड कुल निकल के आता है, याद रखिए कुल निकल के आने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है डबल स्टार ट्रिपल स्टार हम दे रहे हैं B = μ0/2 Ia²। a ये देखो a इसकी दूरी है, मतलब इसकी त्रिज्या है, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली की। तो B = μ0/2 Ia² a² + x², और जब इसका डेरिवेशन आप कंप्लीट करोगे तो इसकी पावर 3/2 निकल के आता है। यदि अगर हम इसमें किसी भी पार्ट को छोड़ते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। तो ये एक एक चीज आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आसान है परंतु इसका डेरिवेशन थोड़ा लेंदी जाता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें कि यहां पर एक छोटी सी बात हमको करनी है, वो ये बात करनी है बाबू कि लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम बात करें लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परिनालिका क्या होती है। तो परिनालिका क्या है, एक बेलनाकार विद्युत रोधी नलिका पर उसकी लंबाई के अनुदिश, तो उसकी लंबाई के अनुदिश समान रूप से तार लपेटकर जो बनाई जाती है उसे ही परिनालिका कहते हैं। और इस पर लपेटी गई तार, जो लपेटी गई तार n = n/l, n जो है फेरों की संख्या, l उसके होल लेंथ पर जितनी तार लपेटी गई है। अब यहां पर देखो, अब इसका कंडीशन समझो कि यदि अगर हम कहें कि यहां पर इस परिनालिका के भीतर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो B = μ0NI/2 cos θ1 - cos θ2, ठीक है। देखो यहां पर जो आप देखिए, यहां पर जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड आप इसके केंद्र पर निकालना है, या हम कहें कि परिनालिका के अंदर निकालेंगे, तो B = μ0NI/2 cos θ1 - cos θ2। θ1 यहां से लेंगे और θ2 ये ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ा जाए, यदि अगर हम कहें कि चलो इन कंडीशन ले लिया जाए, और कंडीशन 1 और कंडीशन 2 यहां लिया गया है, तो अगर हम कहें कंडीशन 1 और कंडीशन 2 लेने पर आप θ1 एक बार 0 ले लो और एक बार θ2 = 180 ले लेना, तो जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा परिनालिका का, वो हो जाएगा B = μ0NI। बेटा अभी हम आपको बताए हैं कि n = स्मॉल n = कैपिटल N/L। कैपिटल N फेरों की संख्या है और उसके प्रति एकांक या प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या n स्मॉल n बोलते हैं। n = फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई। अब ध्यान रखिएगा इसको, तो B = μ0NI। अब यहां पर देखो, चूंकि अगर हम θ1 और
θ2 फिर से कंडीशन लेके चला जाए दूसरा कंडीशन, तो θ1 90 ले लें और θ2 180 ले लें, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni/2 यहां से निकल कर आता है। एक्चुअली इसको आप फॉर्मूले में याद रख सकते हो या फिर आप इसको मेजरली ये फॉर्मूला आप याद रख लो तो आपका सारा काम हो जाएगा सेट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े तो एक बढ़िया सा विधौत सा एक बल हमको देखना होता है और उस बल का नाम है लॉरेंज बल। बात की जाए कि लॉरेंज बल क्या है, तो हम कहेंगे जब कोई गतिमान आवेश, देखो गतिमान आवेश ही तो हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो हम कहेंगे जब कोई गतिमान आवेश Q, गतिमान आवेश कौन सा Q, किसी चुंबकीय क्षेत्र B तथा वैद्युत क्षेत्र E में भी वेलोसिटी से प्रवेश करे तो उस पर कार्यरत बल या उस पर कार्यरत कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। याद रहेगा, समझिएगा कि हम कहें कि एक गतिमान आवेश है और वो गतिमान आवेश या हम कहें कि वो आवेश जो है वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो फलाना ढिमाका तिमाका कोई वेलोसिटी चल रहा है और वो चुंबकीय क्षेत्र B तथा वैद्युत क्षेत्र E में प्रवेश कर रहा है, तो उस पर कार्यरत बल कितना होगा, तो कार्यरत बल दोनों बल लगेगा। कार्यरत बल दोनों बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेगा, दोनों का योग कुल बल होगा और यही बल को सर्वप्रथम देखा था लॉरेंज साहब ने, इसीलिए इसको कहते हैं लॉरेंज बल। तो अगर हम देखें तो हम यहां पर कहेंगे F नेट इज इक्वल टू, अच्छा Fe के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हम बात करें Fe बराबर हम पढ़ चुके हैं QE, Q क्या है, ये आवेश है और E क्या है, वहां पर उपस्थित इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, और Fm हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो Fm मैग्नेटिक फोर्स होता है, QVB क्या होता है, QVB अगर हम निकालें तो ये देखो V क्रॉस B होता है। अब दोनों के साथ अगर हम कहेंगे कि दोनों को एक साथ ले लो F नेट इज इक्वल टू, तो हम कहेंगे बाबू ले लीजिए QE प्लस QVB और Q को कॉमन कर लीजिए तो F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा Q और यहां पर E प्लस होगा ना बाबू, देखिए यहां पर E प्लस V क्रॉस B। अब यहां पर ये इस बल को हम बोलते हैं लॉरेंज बल, क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स, क्या बोलते हैं बाबू, लॉरेंज फोर्स। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर इजी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर वही वृत्तीय गति करे तो वृत्तीय गति करने पर V और B लंबवत होते हैं और देखो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और V और B एक दूसरे के लंबवत है और थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो जो यहां पर बल निकल के आता है F मैक्सिमम QVB निकल के आता है। Q कौन सा है, ये आवेश है इसमें प्रवाहित और ये चक्कर मार रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर आरोपित बल QVB साइन थीटा होते हैं। साइन थीटा V क्रॉस B है, क्रॉस B का प्रोडक्ट साइन थीटा होता है, याद रहेगा। ठीक है, तो अगर यहां पर एक और चीज हम कहें कि कितने वेलोसिटी से जाएगा, तो आओ निकालते हैं। यदि अगर हम कहें कि ये देखो साइन थीटा अगर 90 कर दिया जाए तो साइन थीटा साइन 90 एक हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दो उसको। अगर यहाँ पर आप देखो, अब कहा जाए F जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, अंदर की तरफ लग रहा है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स ये mv स्क्वायर r के बराबर होता है। अब देखो अगर हम कहें कि यहाँ पर रख दें mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू QVB, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी से एक भी कैंसिल कर दो, तो यहां पर जो वेलोसिटी निकल के आएगी या हम यहां पर जो वेलोसिटी निकालेंगे वो वेलोसिटी हो जाएगी, या फिर ऐसे ही रहने तो पूरे कूदा दो नीचे, तो पूरे को नीचे कूदाओगे तो ये हो जाएगा बाबू, आप थोड़ा सा देखिए कि यहां पर ये भी इधर बच गया, चलो इधर रहने दो, भी आपका बच गया mv/r इज इक्वल टू QB। अब इसको पूरा पलट दो कहानी, भी यही रहने दो, तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा कि QBB और R कूद कर ऊपर चला जाएगा R/m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो ये m नीचे आ जाएगा और भी यहां पर स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहां से निकाल लेंगे कुल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए ये आसान है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको डेरिवेट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर धारावाही चालक रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो बल देखो, बल के लिए अगर हम बात करें तो ये इस पर, ये इसकी पूरी दूरी L है और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और ये I इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर जो बल निकल के आएगा F = IBL sin थीटा निकल कर आता है। ये एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, आपको देखना होगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि इस बल को समझने के लिए कौन से नियम को और देखा जाए, तो किसी भी धारावाही चालक पर कितना बल आरोपित और किधर साइड होगा, किधर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसको समझने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करिए। तो अभी तो कई हम पढ़ा चुके हैं, कुछ और बाकी थे जिनको हम यहां पर ले लिए। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम कुछ इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों जो अंगूठा है, तर्जनी है और मध्यमा है, ये तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या हो, लंबवत हो, 90 डिग्री पे हो, ठीक है। अब देखो यहां पर कहने वाली बात, समझने वाली बात कि जो ये अंगूठा है वो अंगूठा फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो तर्जनी है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि ये जो मध्यमा है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा या करंट को प्रदर्शित करेगा। अब इस चीज का फिगर हमने इसको शॉर्ट वे में हमने इधर रख रखा है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। थ्योरेटिकल आए तो बढ़िया से लिख लेना। अब देखो यहीं पर आता है राइट हैंड रूल। यहां पर दाहिने हाथ का नियम क्या है, तो दाहिने हाथ का नियम देखो, थप्पड़ मारने वाला हाथ ही होता है ना, तो थप्पड़ मारने वाले हाथ को ऐसे करो और थप्पड़ मारने वाला ये जो पंजा होता है, ये जो इधर वाला पास है, ये पाम वाले साइड को ऐसे रखिए और उंगली को ऐसे रखिए जिधर मैग्नेटिक फोर्स हो, या मैग्नेटिक फील्ड तो आपको नहीं पता तो आप किधर रखोगे, तो आप कहोगे जिधर धारा हो उधर अंगूठा सेट कर दीजिए। और ये जैसे ही धारा अंगूठा की धारा के साइड रखेंगे या धारा की दिशा की तरफ रखेंगे, जैसे मान लो कि धारा ये है, इधर धारा बह रही है, तो हमने अंगूठा ऐसे रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हमको इधर की तरफ दिखाई देगी, तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इसके लंबवत होगा। अर्थात लंबवत मतलब कि सामने की तरफ, ये देखो ऐसे ऐसे, ये दिख रहा है ऐसे, ये लगने वाली बल, ये हमारी जो पाम है ये लगने वाली फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट को, याद रहेगा। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो यहां पर एक और छोटा सा थ्योरी, लेकिन मजेदार थ्योरी है, समझिएगा कि यहां पर जो दो समांतर धारावाही चालक के मध्य बल अगर हम बात करें, तो दो समांतर धारावाही चालक के मध्य जो बल होता है वो बल निकल के आता है। जब हम बात करेंगे यहां पर, इसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड, इस पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसके वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां पर I1 है और तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 हो जाएगा और इस पे B2 होगा। इनवर्ड आउटवर्ड कैसे आया, इसका डायरेक्शन हम सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहां पर देखो लिखा गया है कि यदि दो अनंत लंबाई के सीधे व समांतर चालक तार में धारा I1 तथा I2 वह इनके बीच की दूरी, मतलब I1 और I2 प्रवाहित हो रही है तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल d हो, तो इनके मध्य कार्यरत बल देखो, एक की वजह से F = IBL sin थीटा होता है, लेकिन जो B है वो B का मान हमको निकालना पड़ेगा, तो B = μ0/4 2I/r। अब ये पढ़ा क्या है, इसको हम काट पीट के लिख भी सकते हैं कि अनंत तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु P पर या किसी भी बिंदु पर अनंत तार धारावाही अनंत तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र हम ये निकाल के आए हुए हैं। तो ये देखो, अब ये इसको अगर हम B1 कहते हैं, मतलब कि इस तार पर, इस चालक तार पर इसके वजह से B1 अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे कि B1 = μ0/2πr। अब इसको अगर हम बात करें F2 पर बल हम निकाल रहे हैं, तो F2 को देख लिया जाए कि F2 कितना होगा, तो I2 B1 L sin थीटा, और sin थीटा का मान हमने रख दिया है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री रखे तो यहां पर 1 हो जाएगा। जैसे अब यहां पर देखो, अब B1 का मान रखा जाए μ0, अब यहां पर 2π I1 रखना पड़ेगा R, और ये जो L है इस L को हमने यहां रख दिया। अब यहां देखो कि जब I1 I2 एक साथ रख दिया जाए और μ0/2π को बाहर कर दिया जाए, तो इस पर लगने वाला एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो जो बल होगा एकांक लंबाई के पर लगने वाला बल F2/L, इस L को नीचे ले आएंगे, μ0/2π I1 I2/R। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात। अब ऐसे ही सेम जितना बल ये आरोपित कर रहा है उतना ही बल उधर वाला भी आरोपित करेगा,
और रीजन क्या है कि दोनों का धारा एक समान है तो बल एक दूसरे के सहित होंगे, और एक दूसरे के तरफ अगर हम बात करें तो बल का देखो डायरेक्शन एक तरफ के, एक ही तरफ दोनों के एक दूसरे की तरफ लगाएंगे, बल आरोपित करेंगे। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर लगने वाला बल, कुल बल दोनों का बल समान हो जाएगा, F1 और F2, एकांक लंबाई का बल दोनों का समान होगा। हमने इक्वल कर दिया, चाहे एक का लिखो चाहे दोनों का कॉमन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज को आपको याद में रखना है, परंतु थोड़ा सा और इस पर थ्योरेटिकल पॉइंट पर ध्यान देके चलना है, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा यहां पर और विधिवत से इसको समझने वाली बात आ गई, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल तथा बल आघूर्ण ज्ञात करिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप रख दिया गया है जिस पर बल तथा बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखो बल यहां पर हम ज्ञात तो कर लिए, सब पे बल दिखा दिए, और सबका बल F = I/L sin थीटा, जो भी होगा फलाने ढेमा हम रख लेंगे। परंतु उससे पहले हम देखेंगे कि ये देखो धारा बह रही है, और धारा बहने के साथ साथ हमने बल का दिशा ज्ञात किया है, और दिशा ज्ञात करने के साथ साथ अगर हम कहेंगे तो ये देखो, अब ये देखो एक ही लाइन ज्वाइन पर होने के कारण ये F2 और F4 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। जबकि यहां पर देखिए कि यहां पर F2 और F4 एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, जबकि यहां पर ये देखिए ये F1 और F3 है, दोनों की दिशा सेम है, और सेम होने के साथ साथ इनका लाइन ज्वाइनिंग एक साथ या एक पर नहीं है। ये देखो लाइन ज्वाइन एक दूसरे पे नहीं है, तो F2 और F4 के कारण तो कोई बल या बल आघूर्ण इस पे आरोपित, या बोला जाए कोई बल आरोपित नहीं होगा। तो जो इसको रोटेट करने के लिए जो बल चाहिए वो F1 और F3 की वजह से होगा। तो F1 और F3 के लिए हम लिखे हैं कि F2 एंड F4 इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसल टू ईच अदर, कैंसल आउट टू ईच अदर। लेकिन F1 एंड F3 आर आल्सो इक्वल बट दे आर नॉट अ लाइन ज्वाइनिंग, मतलब एक दूसरे पर लाइन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अब देखो इनका अगर फिगर बना लिया जाए तो ये देखिए, अगर इनका डिस्टेंस अगर B हम लेके चले तो इनके डिस्टेंस को B हमने बोला है, और F1 और ये F3 बल आरोपित हो रहा है। एक सेकेंड, F1 का अपोजिट नहीं है बाबू, तो F1 को हम अपोजिट क्यों लें, F1 को हम इधर के साइड ही ले लेंगे, F1 और ये F3 बल आरोपित हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हम बल कहें कि यहां पर देखो ये B है और ये L है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है L/B, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम कहें तो ये हो जाएगा कि L बराबर B साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो L है ये दोनों बलों को जोड़ने वाली इसकी लंबवत दूरी है। तो जो यहां पर बल आघूर्ण हम लिखते हैं, ये बाबू बल आघूर्ण जो लिखते हैं उस बल आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, किससे, टाउ से। तो टाउ इज इक्वल टू बल, बल कौन सा, एक दूसरे पर, या हम बोले कि जो बल वहां लग रहा है, तो बल जो आरोपित हो रहा है वो है IBL, तो IBL और लंबवत दूरी है B साइन थीटा, जो कि हमने यहां से निकाला है। अब इसको सेट करने के बाद हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू IBL क्रॉस B साइन थीटा। अच्छा ये देखो L क्रॉस B लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल एरिया, तो टाउ इज इक्वल टू IBA साइन थीटा। अच्छा अगर हम कहें कि n फेरो की कुंडली है, तो n फेरो वाली कुंडली है, तो n हो जाएगा कैपिटल N, तो टाउ बराबर NIBA साइन थीटा। तो इस पर आरोपित जो बल आघूर्ण है टाउ बराबर NIBA साइन थीटा, जबकि इस पर जो आरोपित बल है F इज इक्वल टू IBL, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझिएगा इसको रोटेट करने में कितना कार्य करना होगा, तो W इज इक्वल टू MB1 माइनस कॉस थीटा, ये कहां से आया है अभी इसको आप दिमाग में रखिए, तथा इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जो कार्य होता है उसका निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा उसका, अब वही उसकी क्या होती है स्थितिज ऊर्जा, तो U इज इक्वल टू माइनस MB कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए एक छोटा सा टॉपिक और बन रहा है यहां पर कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे अगर हम बात करें W इज इक्वल टू ये यम कहां से लिख दिए हमने कहा अभी दिमाग में रखिए, अभी हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अथवा बल आघूर्ण। इसमें बल आघूर्ण को टाउ से हमने रिप्रेजेंट किया, जबकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तो हम कह रहे हैं कि एक कुंडली है और एक कुंडली
अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो तो ये दंड चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। तो देखो यहां पर B एंड M इनके लिए समांतर होता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M = NIA प्राप्त होता है। और NIA जब हम टाउ बराबर NIAB sin थीटा लिखते हैं तो इसी पॉइंटवा को बाबू हमने लिख दिया है M, तो यही तो लिखा है हमने W = MB1 - cos थीटा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर लिख दिया हमने टाउ बराबर MB, तो यहां पर हम बात करेंगे कि जो बल आघूर्ण मैक्सिमम होगा वो MB होगा, या अगर हम कहें कि यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके लिए? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक यही पे बनता है टोरॉइड, जिसको पढ़ लीजिएगा टोरॉइड, ठीक है। हम ये एक छोटा सा काम आपके लिए देते हैं, टोरॉइड पढ़ लीजिएगा। यदि आपको टोरॉइड नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर लीजिएगा, इतना तो प्यारा सा एक कमेंट कर सकते हो, और टोरॉइड हम बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि टोरॉइड आप पढ़ लो कहीं से ढूंढ के, देख के। नहीं मिल रहा है, चलो कमेंट करना, पढ़ा देंगे टोरॉइड। अब देखो यहां पर हमने कहा कि रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज। अब यहां पर देखो, यहां पर रेशियो निकालना है। ये टॉपिक सबसे ऊपर की टॉपिक है, लेकिन हम इसको क्वेश्चंस के रूप में ले लिए हैं। तो क्वेश्चंस जनरली इसके बारे में पूछा जाता है कि रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज। तो अब देखो ये टू मूविंग चार्ज है और ये इक्वल वेलोसिटी से V और B से मूव कर रहा है, ठीक है, इक्वल समान वेलोसिटी से, परंतु एक समय स्थिर रहा होगा। तो इस पर लगने वाला स्टैटिक फोर्स Fe = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये कूलॉम का नियम है भाई, देख लो। और मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर ले तो हम कहेंगे Fm = μ0/4π Q1 Q2। भाई सिंपल सी बात है, F = QVB, तो B हमने लिख दिया है μ0/4π Q1 Q2/r², और ये V का स्क्वायर। हमने कहा दोनों को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको मैग्नेटिक फोर्स से डिवाइड कर दो, तो जो बन के आएगा वो बन जाएगा 1/μ0 ε0 × V²। तो जो यहां पर आप पढ़े होगे कि 1/μ0 × ε0 = होता है c², मतलब कि प्रकाश की चाल। अगर आप इस μ0 का मान रख दोगे, ε0 का मान रख दोगे, तो प्रकाश की चाल का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन कैसे रखोगे तब? तो ये रूप में रखना होगा, तब अंडर रूट वाले में, तो प्रकाश की चाल निकल के आ जाती है। तो हमने कहा वहां पर जो 1/μ0/ε0 है इसको हटा सकते हैं c² से, तो हमने कहा Fe = Fm = c²/v²। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आसानी है, हर एक टॉपिक को छोटा हमने कंसाइज कर दिया है ताकि हर एक टॉपिक आपको हम रिवाइज करा पाए। देखो मुश्किलें हो रही हैं रिवाइज कराने में, क्योंकि रिवीजन आपको बोर्ड लिखना है और बोर्ड में भारी भरकम चाहिए, उतना छापने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये रिवीजन क्लास है, जो रिवीजन क्लास है आपकी, आप फटाफट इसको एक बार में देख लो चीजों को, ठीक है। अब देखो यहां पर हम बात करने वाले धारामापी। धारामापी होता क्या है? तो हम कहें कि एक ऐसा उपकरण जो परिपथ में प्रवाहित हो रही छोटी सी छोटी धारा को माप देता है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि मूविंग कॉइल, या इसी को बोलेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, को हिंदी में बोलते हैं बाबू चल कुंडली धारामापी। अब देखो चल कुंडली धारामापी क्या है? तो हम कहेंगे चल कुंडली धारामापी में एक कुंडली प्रबल व अस्थायी नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच लटकी रहती है। चुंबक के ध्रुव अवतल बेलनाकार कटे होते हैं, जो ध्रुव होता है ऐसे अवतल बेलनाकार कटे होते हैं, ताकि इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो तथा कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र में स्थानांतर रहे। इसलिए यहां पर थीटा = या हम बोले कि थीटा जो है वो 90 डिग्री का होता है, तो टाउ बराबर NBA sin थीटा। तो NBA sin थीटा जब करेंगे तो NBIA sin थीटा जब लिखेंगे तो थीटा sin थीटा की जगह 90 रखेंगे, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन जो टाउ है, विक्षेपक आघूर्ण है, वो सदैव अधिकतम होगा NBI, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें कि टाउ बराबर NB
आई और ए और साथ हमने कहा साइन 90, तो यहां पर जो टाउ प्राप्त होगा विक्षेपक आघूर्ण वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। लेकिन अगर बात करें कि कुंडली के विक्षेपित होने पर निलंबन तार में प्रत्यानयन रिस्टोरिंग फोर्स बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि जो टाउ है वो रिस्टोरिंग वाला कार्य करने लगता है। तो यहां पर ऐठन कोण अल्फा हो तब प्रत्यानयन बल आघूर्ण, तो रिस्टोरिंग फोर्स टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू सी अल्फा, जहां पे सी है वो निलंबन तार का ऐठन दृढ़ता है, जबकि अल्फा ऐठन कोण है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिएगा कुंडली की साम्य अवस्था में, जब कुंडली साम्य अवस्था में होती है तो एन बी आई इज इक्वल टू सी अल्फा के बराबर होती है और सी अल्फा आई इज इक्वल टू के अल्फा के बराबर होती है। तो यहां पर निकाला गया कि यहां पर के जो साम्य अवस्था में होगी के इज इक्वल टू सी अपान एन बी ए, और यहां पर के को धारा मापी का नियतांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी समझिएगा। ये सब बड़े लंबे वे में ईयर लॉन्ग कोर्सेज में अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन यहां पर रिवीजन क्लास में हम चाह रहे हैं कि हर एक टॉपिक को उठा लें और आप तक पहुंचा दें, ताकि आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें सेट हो जाए, बाकी तो आप लिख ही लोगे, मास्टर हो तुम। ठीक है, देखो यहां पर धारा आई व अल्फा के बीच यह रैखिक संबंध चल कुंडली धारा मापी को धारा मापन एवं इसके संसूचन में उपयोगी बनाता है। तो यार ये ध्यान रखिएगा, धारा आई और वो अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पर ऐठन कोण के बीच यह रैखिक संबंध चल कुंडली के धारा मापन एवं इसके संसूचन में उपयोगी बनाता है। अर्थात ऐठन कोण अल्फा और धारा, ये रैखिक संबंध इनका होना चाहिए, जिसके वजह से धारा मापन में संसूचन बनाने के लिए उपयोगी माना जाता है या उपयोगी होता है। अब यहां पर छोटा सा एक पॉइंट है जो कि हमेशा पूछा गया है, वो है धारा सुग्राहिता। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी। अब यहां पर हम बात करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाबू एस से, तो हम कहेंगे एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। एस आई इज इक्वल टू ऐठन कोण अल्फा अपान आई एस। कोई दिक्कत नहीं है, आई एस मतलब कि यहां पर हम बात कर रहे हैं करंट सेंसिटिविटी की, और अल्फा बराबर हो जाएगा एन बी ए। क्या हो जाएगा, एन बी ए, और यहां पर उसको पूरा अल्फा बाई आई को रखने के लिए एन बी ए अपान सी के तुल्य होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बात की जाए कि जो वोल्टेज सुग्राहिता होती है, वोल्टेज सुग्राहिता, इसको एस भी लिखते हैं। इन इकाई वोल्टेज आरोपित करने पर धारा मापी उत्पन्न विक्षेप को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। देखो यहां पर समझिएगा एक बार फिर से, इकाई वोल्टेज आरोपित करने पर धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं, और एस वी इज इक्वल टू अल्फा अपान वी, और अल्फा अपान वी के लिए हम वी को खोल देंगे तो वी हमारा वी बराबर आई इंटू आर लिख देंगे। तो आई अपान आर, आई इंटू आर लिखने के लिए जो आई है वो आई एस है, सेंसिटिविटी है, ठीक ना, सुग्राहिता है, धारा सुग्राहिता। तो यहां पर देखिएगा अल्फा अपान आई के लिए अगर हम लिखेंगे तो यहां पर लिख देंगे एस आई। क्या लिखेंगे, एस आई, कौन सी, धारा सुग्राहिता, और अपान आर, और धारा सुग्राहिता हम निकाल चुके हैं एन बी अपान सी, तो यहां पर एन बी ए अपान सी से रख देंगे, तो यहां पर हमारा वोल्टेज सुग्राहिता निकल के आ जाएगा। इस पर क्वेश्चंस पूछा गया है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चंस के सेशन आप एक बार लगा लीजिएगा, और क्वेश्चन जो हैं कि आपको समझ में आ जाएंगे कैसे पूछे जाते हैं। इसमें कुछ बातों को हमने लिख रखा है, जैसे आईएस, यहां पर आईएस क्या होगा, तो आईएस को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, बी है जो मैग्नेटिक फील्ड है, ए है एरिया है, आर जो है रेजिस्टेंस है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो धारा मापी को अमीटर में बदलना मुश्किल है, लेकिन थ्योरी पार्ट आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल बात हम यहां पढ़ा दे रहे हैं। अब ये देखो, हमने कहा धारा मापी है गैल्वेनोमीटर, इसको अमीटर में बदलना है, तो देखा हमने क्या लिखा है, धारा मापी को अमीटर में बदलना। जब अमीटर में बदलना होगा तो इसके समांतर में संट लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, संट, और यहां से ये धारा जब प्रवाहित होगी तो धारा गैल्वेनोमीटर में जब जाएगी तो इसको आईजी बोलेंगे, और इससे बची धारा आई माइनस आईजी को जो है कि संट तक पहुंचेगी। तो हमने कहा कि ये दोनों संयोजन जो है ये एक दूसरे पर समांतर संयोजन है, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा, विभवांतर होगा, वो बराबर होगा। तो हमने कहा V1 इज इक्वल टू V2, तो V1 को अगर हम खोलेंगे तो लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, IR1 इज इक्वल टू IR2। अब यहां पर V1 इज इक्वल टू V2 है, तो यहां पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। तब यहां पर देखो, अगर बात करें कि यहां पर डिफरेंट क्या है, तो IG
जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी एस, ठीक है। और यहां पर देखिए यहां से हमने संट निकाल लिया कि ये संट कितने का होगा कि गैल्वेनोमीटर अमीटर में बदल जाएगा। तो S इज इक्वल टू आई जी जी अपान आई माइनस आई जी। ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस पे नीट IIT में भी क्वेश्चंस पड़े रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला याद रहे। अब एक नोट पॉइंट हमने रख रखा है कि आदर्श अमीटर का वैद्युत परिपथ शून्य होता है, कि आदर्श अमीटर जो होगा उसका वैद्युत परिपथीय मान कितना हो जाएगा, शून्य होगा। अब यहां पर लास्टली अगर हम बात करें तो ये चैप्टर होता है स्वाहा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो थैंक यू बियर्सियंस।